सूरजपुर एक छोटा सा शहर जो हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियां संकरी थीं, घर पुराने और रंग बिरंगे, और लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। लेकिन एक ठंडी नवंबर की रात ने इस शहर की शांति को हमेशा के लिए भंग कर दिया। 25 नवंबर 2025 की रात, जब घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, एक चीख ने सूरजपुर के मुख्य बाजार की गलियों को हिला दिया। यह चीख इतनी तेज थी कि आसपास के घरों की खिड़कियां खुल गईं और लोग अपने बिस्तरों से उठकर बाहर झांकने लगे। चीख की आवाज पुराने हवेली जैसे घर से आई थी, जो शहर के सबसे रईस व्यापारी रमेश चंद्र शर्मा के परिवार का था। रमेश चंद्र एक 55 वर्षीय व्यवसायी, अपने कपड़ा व्यापार और जमीन के सौदों के लिए पूरे शहर में मशहूर थे। लेकिन उनकी मृत्यु की खबर ने सूरजपुर को स्तब्ध कर दिया। वह अपने घर के अध्ययन कक्ष में मृत पाए गए। उनके सीने में एक चाकू गहराई तक ढंसा हुआ था। खून की धार उनके मखमली कुर्ते को लाल कर चुकी थी और उनकी आंखें खुली रह गई थीं, मानो मरते वक्त उन्होंने अपने हत्यारे को देखा हो। पुलिस की दस्तक सुबह होने से पहले ही स्थानीय पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राठौर घटनास्थल पर पहुंच गए। विक्रम एक अनुभवी पुलिस अधिकारी थे, जिन्हें छोटे मोटे चोरी और झगड़ों को सुलझाने का अनुभव था, लेकिन हत्या जैसे मामले उनके लिए नए थे। फिर भी उनकी तेज नजर और सूझबूझ के लिए शहर में उनका सम्मान था। घटनास्थल पर पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि रमेश चंद्र की पत्नी सरिता और उनकी 24 वर्षीय बेटी अनन्या सदमे में थीं। रमेश का बेटा 28 वर्षीय अर्जुन बाहर लॉन में खड़ा था, चुपचाप सिगरेट पीते हुए। परिवार का चौथा सदस्य, रमेश का छोटा भाई नरेश, जो उसी हवेली में रहता था, गायब था। विक्रम ने अपने कांस्टेबल राजू को निर्देश दिया कि वह आसपास के गवाहों से पूछताछ शुरू करे। कोई भी छोटी सी बात छूटनी नहीं चाहिए, विक्रम ने कहा, अपनी मूंछों को ताव देते हुए। पहला सुराग पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि रमेश चंद्र की हत्या रात 11:30 से 12 के बीच हुई थी। फॉरेंसिक टीम ने चाकू पर कोई उंगलियों के निशान नहीं पाए, जिसका मतलब था कि हत्यारा या तो बहुत सावधान था या उसने दस्ताने पहने थे। चाकू रसोई से लिया गया था, जो घर का ही था। यह बात इस ओर इशारा कर रही थी कि हत्यारा परिवार का कोई सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो घर के अंदर बाहर की पूरी जानकारी रखता था। विक्रम ने सबसे पहले सरिता से बात की। सरिता, जो अब भी कांप रही थीं, ने बताया कि रात को वह अपने कमरे में थीं और उन्हें कोई संदिग्ध आवाज नहीं सुनाई दी। मैं तो बस टीवी देख रही थी, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा, वह रोते हुए बोली। अनन्या, जो एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाती थी, ने बताया कि वह रात को अपने कमरे में थी और अपने लेक्चर नोट्स तैयार कर रही थी। पापा अक्सर देर रात तक अपने अध्ययन कक्ष में काम करते थे। मैंने सोचा वह अपने हिसाब किताब देख रहे होंगे, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे विक्रम ने नोटिस किया। अर्जुन से पूछताछ में वह थोड़ा चिढ़ा हुआ दिखा। मैं बाहर था, अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने गया था। जब मैं वापस आया तो यह सब हो चुका था, उसने कहा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह किन दोस्तों के साथ था और उसका फोन स्विच ऑफ था। रहस्य गहराता है, विक्रम को सबसे ज्यादा हैरानी नरेश के गायब होने से हुई। नरेश, जो रमेश का छोटा भाई था, हमेशा अपने भाई के व्यापार में हिस्सेदारी को लेकर नाराज रहता था। गांव में चर्चा थी कि रमेश ने नरेश को व्यापार से अलग कर दिया था क्योंकि वह जुए और शराब का आदी था। क्या नरेश ने बदला लिया? विक्रम ने अपने कांस्टेबल को नरेश की तलाश शुरू करने का आदेश दिया। इस बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रमेश के नाखूनों में कुछ त्वचा के कण मिले थे, जो यह दर्शाते थे कि मरने से पहले उन्होंने अपने हत्यारे के साथ संघर्ष किया था। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए, लेकिन नतीजे आने में समय लगने वाला था। एक नया पात्र जांच के दौरान विक्रम को एक और व्यक्ति का पता चला जो रमेश के साथ हाल ही में तनाव में था। वह था रमेश का पुराना दोस्त और व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी महेंद्र ठाकुर। महेंद्र एक स्थानीय ठेकेदार था जिसके साथ रमेश का एक जमीन सौदे को लेकर झगड़ा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले दोनों की बाजार में तीखी बहस हुई थी और महेंद्र ने रमेश को धमकी दी थी। विक्रम ने महेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया। महेंद्र एक भारी भरकम आदमी
जिसके चेहरे पर हमेशा एक कुटिल मुस्कान रहती थी, ने कहा, हाँ। सूरजपुर में अगली सुबह धुंध से ढकी थी। सूरज की किरणें पहाड़ियों के बीच से मुश्किल से छन कर आ रही थीं और हवेली के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राठौर सुबह 7 बजे हवेली पहुंच गए। उनके साथ कांस्टेबल राजू और 2 अन्य पुलिसकर्मी थे जो फॉरेंसिक टीम के साथ आए थे। विक्रम का मकसद था हवेली की गहन तलाशी लेना और परिवार के प्रत्येक सदस्य से दोबारा पूछताछ करना। विक्रम ने देखा कि हवेली का माहौल और भी भारी हो चुका था। सरिता रसोई में चाय बनाते हुए चुपचाप रो रही थी। अनन्या अपने कमरे में थी, लेकिन उसका दरवाजा बंद था। अर्जुन बाहर बरामदे में बैठा था, अपने फोन पर कुछ देख रहा था। नरेश अभी भी लापता था और उसका फोन बंद था। विक्रम ने अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिन की जानकारी को दोबारा पढ़ा। रमेश चंद्र की हत्या के पीछे कई संभावनाएं थीं। पारिवारिक रंजिश, व्यापारिक दुश्मनी या शायद कोई पुराना राज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, हत्यारा इतना सावधान कैसे था? कोई उंगलियों के निशान नहीं, कोई स्पष्ट सुराग नहीं, सिवाय नाखूनों में मिले त्वचा के कणों के। हवेली की तलाशी विक्रम ने हवेली की तलाशी शुरू की। हवेली पुरानी थी लेकिन भव्य। लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे, ऊंची छतें और दीवारों पर पुराने चित्र इसे एक राजसी एहसास देते थे। रमेश का अध्ययन कक्ष, जहां हत्या हुई थी, हवेली के पहले माले पर था। कमरे में एक भारी मेज, किताबों की अलमारी और एक पुराना लकड़ी का संदूक था। फर्श पर अब भी खून के धब्बे थे जिन्हें फॉरेंसिक टीम ने चिह्नित किया था। विक्रम ने संदूक की जांच की। उसमें कुछ पुराने कागजात, व्यापारिक दस्तावेज और एक तस्वीर मिली जिसमें रमेश और महेंद्र ठाकुर एक साथ हंसते हुए दिख रहे थे। ये तस्वीर कई साल पुरानी थी, जब दोनों दोस्त हुआ करते थे। विक्रम ने तस्वीर को अपने पास रख लिया। इस बीच राजू ने रसोई की जांच की, जहां से हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू लिया गया था। रसोई में काम करने वाली नौकरानी शांति ने बताया कि उसने रात को रसोई बंद कर दी थी, लेकिन सुबह देखा कि चाकू गायब था। मैंने तो कुछ नहीं देखा साहब, उसने डरते हुए कहा, लेकिन रात को मुझे लगा कि कोई रसोई के पास घूम रहा था। विक्रम ने शांति से पूछा, क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा? शांति ने इनकार किया, लेकिन उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं। विक्रम को शक हुआ कि शांति कुछ छिपा रही थी। परिवार से दोबारा पूछताछ विक्रम ने सबसे पहले अनन्या से बात करने का फैसला किया। अनन्या अपने कमरे में थी, एक किताब खोलकर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें किताब पर नहीं बल्कि खिड़की के बाहर टिकी थीं। अनन्या, तुमने बताया कि तुम रात को अपने नोट्स तैयार कर रही थीं। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी थी? विक्रम ने सवाल किया। नहीं साहब, मैं अपने काम में व्यस्त थी। पापा का कमरा मेरे कमरे से दूर है, मुझे कुछ नहीं पता, उसने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा कांपना था। विक्रम ने गौर किया कि अनन्या का लैपटॉप खुला था। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप देख सकता हूं? अनन्या ने थोड़ा हिचकिचाते हुए लैपटॉप आगे किया। विक्रम ने देखा कि उसकी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट की गई थी। यह क्यों डिलीट किया? विक्रम ने सख्ती से पूछा। वो बस ऐसे ही, मैं अपने लैपटॉप को साफ रखती हूं, अनन्या ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें नीची थीं। विक्रम ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन अभी भी गुस्से में दिख रहा था। मैंने आपको बता दिया, मैं बाहर था, मेरे दोस्तों से पूछ लीजिए, उसने कहा। तुम्हारे दोस्तों के नाम क्या हैं और तुम कहां थे? विक्रम ने पूछा। अर्जुन ने 2 दोस्तों के नाम बताए, विकास और राहुल। लेकिन जब विक्रम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि दोनों शहर से बाहर थे। अर्जुन का एलिबाई कमजोर लग रहा था। सरिता से पूछताछ में कुछ नया नहीं मिला। वह बार बार यही कह रही थीं कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन विक्रम को उनकी उदास आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो वह छिपा रही थीं। नरेश का पता दोपहर तक राजू ने खबर दी कि नरेश को शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने ढाबे पर देखा गया था। विक्रम तुरंत ढाबे की ओर रवाना हुआ। ढाबा सूरजपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर था। वहां पहुंचकर विक्रम ने देखा कि नरेश एक कोने में बैठा शराब पी रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखें लाल। नरेश, तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम ने सख्ती से पूछा। मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर, मैं अपने भाई की हत्या नहीं कर सकता, नरेश ने कांपती आवाज में कहा। तो तुम रात को कहां थे और तुम भाग क्यों रहे हो?
नरेश ने बताया कि वह रात को एक सट्टेबाज के पास गया था जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। सूरजपुर में तीसरे दिन की सुबह और भी ठंडी थी। धुंध ने हवेली को पूरी तरह से ढक लिया था, मानो वह शहर के बाकी हिस्सों से इसे अलग कर रही हो। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राठौर का दिमाग अब तक की जांच के सुरागों से भरा था। नरेश का गायब होना, महेंद्र का झूठा एलिबाई, अनन्या की डिलीट की गई ब्राउजर हिस्ट्री, अर्जुन का कमजोर दावा और वह धमकी भरा नोट। हर सुराग एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन कोई भी पूरी तरह से हत्या के रहस्य को सुलझा नहीं पा रहा था। विक्रम ने फैसला किया कि आज वह हर संदिग्ध को एक साथ लाएगा और उन पर दबाव डालेगा। सच्चाई छिप नहीं सकती, उसने अपने कांस्टेबल राजू से कहा, जो अब तक थक चुका था लेकिन विक्रम की तरह ही उत्साहित था। हवेली में आमना सामना विक्रम ने हवेली के बड़े हॉल में सभी को इकट्ठा करने का आदेश दिया। सरिता, अनन्या, अर्जुन और हिरासत से लाए गए नरेश सब एक साथ बैठे थे। महेंद्र ठाकुर को भी बुलाया गया था और वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए हॉल में दाखिल हुआ। रामू, पुराना नौकर, और शांति, रसोई की नौकरानी भी मौजूद थे। विक्रम ने सभी को देखते हुए कहा, रमेश चंद्र की हत्या कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता था। हत्यारा इस हवेली से जुड़ा है और मुझे यकीन है कि वह अभी भी हमारे बीच है। हॉल में सन्नाटा छा गया। सरिता ने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लिया। अनन्या ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। अर्जुन ने गुस्से से विक्रम को घूरा और नरेश बेचैन होकर अपनी कुर्सी पर हिलने लगा। महेंद्र ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, इंस्पेक्टर, आप मुझे फिर से क्यों बुला रहे हैं? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। विक्रम ने उस धमकी भरे नोट को निकाला जो अध्ययन कक्ष में मिला था। यह नोट किसने लिखा? उसने सख्ती से पूछा। और यह रमेश को क्यों धमकाने के लिए था? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन विक्रम ने गौर किया कि नरेश की सांसें तेज हो रही थीं। डीएनए रिपोर्ट और एक नया खुलासा उसी वक्त फोरेंसिक टीम का एक अधिकारी हवेली में दाखिल हुआ। उसने विक्रम को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा। यह रमेश के नाखूनों में मिले त्वचा के कणों की डीएनए रिपोर्ट थी। विक्रम ने लिफाफा खोला और पढ़ा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह डीएनए किसी पुरुष का है, विक्रम ने कहा, और यह नरेश का है। हॉल में हड़कंप मच गया। नरेश ने कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन राजू ने उसे पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया, नरेश चिल्लाया। मैं अपने भाई को नहीं मार सकता। विक्रम ने शांत स्वर में पूछा, तो तुम उस रात हवेली में क्यों थे? रामू ने तुम्हें पिछले दरवाजे से निकलते देखा। तुम्हारे हाथ में क्या था? नरेश ने घबराते हुए कहा, मैं बस भैया से बात करने आया था। हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। तो तुम्हारे डीएनए के निशान उनके नाखूनों में कैसे आए? विक्रम ने दबाव बढ़ाया। नरेश ने कबूल किया कि उस रात उसने रमेश के साथ तीखी बहस की थी। मैंने उनसे पैसे मांगे थे। उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैंने उनका कॉलर पकड़ा, लेकिन मैंने चाकू नहीं चलाया। विक्रम को नरेश की बात पर आधा अधूरा भरोसा हुआ। डीएनए का मिलना साबित करता था कि रमेश और नरेश के बीच हाथापाई हुई थी, लेकिन हत्या का समय और चाकू का इस्तेमाल अभी भी रहस्यमय था। अनन्या का रहस्य। विक्रम ने अब अनन्या की ओर रुख किया। अनन्या, तुमने अपनी ब्राउजर हिस्ट्री क्यों डिलीट की? तुम क्या छिपा रही थी? अनन्या की आंखें भर आईं। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं डर गई थी। मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। क्या देखा था तुमने? विक्रम ने पूछा। अनन्या ने बताया कि उस रात जब वह अपने कमरे में थी, उसने खिड़की से बाहर देखा और अपने पिता के अध्ययन कक्ष की खिड़की में एक परछाई देखी। वह कोई और था, पापा नहीं, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो लोग मुझे ही शक की नजर से देखेंगे। क्या तुमने उस परछाई को पहचाना? विक्रम ने सवाल किया। अनन्या ने इनकार किया, लेकिन उसकी हिचकिचाहट बता रही थी कि वह पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी। महेंद्र की साजिश। विक्रम ने अब महेंद्र पर निशाना साधा। महेंद्र, तुमने अपने एलिबाई के बारे में झूठ बोला। तुम उस रात घर पर नहीं थे। तुम कहां थे? महेंद्र ने अपनी मुस्कान खो दी। आपके पास कोई सबूत नहीं है, इंस्पेक्टर। विक्रम ने तस्वीर निकाली जो संदूक में मिली थी। यह तस्वीर बताती है कि तुम और रमेश कभी दोस्त थे, लेकिन तुम्हारी दोस्ती कब दुश्मनी में बदल गई? महेंद्र चुप रहा, लेकिन तभी शांति, रसोई की नौकरानी, बोल पड़ी, साहब, मुझे कुछ कहना है। सभी की नजरें शांति पर टिक गईं।
उसने बताया कि उसने उस रात महेंद्र को हवेली के पिछले दरवाजे के पास देखा था। वह